नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के उस मोड़ की जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1857 के विद्रोह की। ये कहानी सिर्फ कुछ सिपाहियों की बगावत की नहीं है, बल्कि ये उस चिंगारी की कहानी है जिसने देखते ही देखते पूरे देश में एक आग लगा दी थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे विरोध की एक मामूली सी लगने वाली घटना ने इतने बड़े साम्राज्य के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह को जन्म दे दिया? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 29 मार्च 1857 से। जगह है बैरकपुर छावनी। उस दिन हवा में सिर्फ बारूद की गंध नहीं थी, बल्कि बगावत की एक बेचैनी भी घुल चुकी थी। विद्रोह की पहली चिंगारी यहीं से भड़की थी। और फिर ये चिंगारी पहुंची मेरठ 10 मई 1857 को। लेकिन यहां ये सिर्फ एक चिंगारी नहीं रही, ये एक धधकती ज्वाला बन गई जिसने खुली बगावत की शक्ल ले ली। और फिर सोचिए, सिर्फ एक दिन बाद 11 मई को ये विद्रोही दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। ये सिर्फ एक शहर पर कब्जा करने की बात नहीं थी, ये सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के दिल पर एक हमला था। बस इन 3 तारीखों ने भारत के इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं और उस पहली चिंगारी को समझते हैं। ये कहानी है एक इनकार की और उसके बाद हुई एक बहुत ही सख्त जवाबी कार्रवाई की। तो इस पूरे विद्रोह की तात्कालिक वजह क्या थी? वो थे चर्बी वाले कारतूस। कलकत्ता के पास बैरकपुर में सिपाहियों ने इन नए कारतूसों को इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया। असल में एक अफवाह फैली थी कि इन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को सीधी चोट पहुंचा रही थी। बात तब बहुत ज्यादा बिगड़ गई जब 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने अपने ब्रिटिश अफसरों पर हमला कर दिया। इसके जवाब में अंग्रेजों ने सजा के तौर पर पूरी की पूरी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट को ही भंग कर दिया। इस घटना ने आग तो लगा ही दी थी, लेकिन मेरठ में जो हुआ उसने मानो आग में घी डालने का काम किया। वहां 9 मई को जब 85 सिपाहियों ने उन्हीं कारतूसों के इस्तेमाल से इनकार किया तो उनका कोर्ट मार्शल किया गया और उन्हें लंबे लंबे कैद की सजा सुना दी गई। ये अपमान बाकी सिपाहियों के लिए बर्दाश्त से बाहर था। और बस यहीं से मेरठ के विद्रोह की शुरुआत होती है। ये वो पल था जब एक दबी हुई चिंगारी ने एक भयानक आग की शक्ल ले ली। 10 मई की शाम होते होते मेरठ में सिपाहियों ने खुली बगावत का बिगुल बजा दिया। उन्होंने सबसे पहले अपने ब्रिटिश अधिकारियों को निशाना बनाया, फिर जेल के ताले तोड़कर अपने उन 85 साथियों को आजाद करा लिया। और उनका लक्ष्य एकदम साफ था, दिल्ली चलो। और वो उसी रात दिल्ली की ओर निकल पड़े। विद्रोहियों का दिल्ली जाना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं था, वो मुगल सत्ता का केंद्र था, एक बहुत बड़ा प्रतीक। और इस प्रतीक को चुनना एक बहुत ही सोचा समझा कदम था। 11 मई की सुबह जब विद्रोही दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने इस विद्रोह का पूरा चरित्र ही बदल दिया। उन्होंने नाम मात्र के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो अंग्रेजों से पेंशन ले रहे थे, उन्हें पूरे हिंदुस्तान का सम्राट यानी शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया। इस एक कदम ने एक सिपाही विद्रोह को एक राष्ट्रीय क्रांति की शक्ल देने की कोशिश की। जैसा कि ये कहावत बताती है, दिल्ली का हाथ से निकल जाना अंग्रेजों की प्रतिष्ठा के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। राजधानी पर विद्रोहियों का कब्जा ये ब्रिटिश साम्राज्य के इकबाल को सीधी चुनौती थी। ये एक संदेश था कि अब उनकी सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। दिल्ली की जीत की खबर समझिए कि जंगल की आग की तरह फैली, और इस खबर ने जल्द ही पूरे उत्तर और मध्य भारत में विद्रोह की लपटों को और हवा दे दी। दिल्ली पर कब्जे की खबर फैलते ही पूरा उत्तर और मध्य भारत जैसे सुलग उठा। कानपुर, झांसी, ग्वालियर, अवध और यहां तक कि पंजाब के भी कुछ हिस्सों में एक के बाद एक छावनियों में बगावत की आग भड़क उठी। जैसा कि हम देख सकते हैं, गंगा के मैदानी इलाकों का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटिश कंट्रोल से लगभग बाहर हो चुका था। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उन्होंने जल्द ही अपनी पूरी ताकत के साथ जवाबी कार्रवाई शुरू की। अब हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने धीरे धीरे पासा पलटना शुरू किया। अंग्रेजों का पलटवार बहुत ही संगठित और क्रूर था। ये लड़ाई लंबी और बहुत ही खूनी साबित हुई। सबसे पहले सितंबर 1857 में उन्होंने दिल्ली पर दोबारा कब्जा जमाया, जो विद्रोहियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था।
इसके बाद एक एक करके दूसरे बड़े केंद्रों को निशाना बनाया गया। दिसंबर में कानपुर, फिर मार्च 1858 तक लखनऊ और अप्रैल में झांसी सब अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए। साल के बीच तक उन्होंने विद्रोह के लगभग सभी बड़े गढ़ों को वापस जीत लिया था। ऐसा नहीं है कि विद्रोहियों ने आसानी से हार मान ली, उन्होंने जबरदस्त टक्कर दी। कानपुर के बाहर जनरल बिंधम को हराया गया, बिहार में कुंवर सिंह ने एक नई जान फूकी और रोहिलखंड में विद्रोहियों ने छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर दिया। लेकिन इन कुछ सफलताओं के बावजूद 1858 के अंत तक अंग्रेजी सत्ता भारत में एक बार फिर से कायम हो चुकी थी। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के कुछ सबसे जरूरी किरदारों, जगहों और घटनाओं पर एक फटाफट नजर डालते हैं, जो इस विद्रोह को समझने के लिए बेहद जरूरी हैं। इस विद्रोह के कई बड़े चेहरे थे। सबसे पहले मंगल पांडे, जिन्होंने पहली चिंगारी सुलगाई। फिर बहादुर शाह जफर, जो इस विद्रोह के एक प्रतीक बन गए। तात्या टोपे जैसे बेहतरीन सेनापति थे। तो वहीं बिहार में विद्रोह की कमान संभालने वाले कुंवर सिंह जैसे स्थानीय नायक भी थे। दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास सर कॉलिन कैंपबेल जैसे जनरल थे, जिन्होंने इस विद्रोह को कुचलने में एक बड़ी भूमिका निभाई। हमने जिन भी घटनाओं और तारीखों की बात की है, वे सभी ऐतिहासिक दस्तावेजों पर आधारित हैं। ये टाइमलाइन हमें साफ साफ दिखाती है कि कैसे कुछ ही हफ्तों में एक विद्रोह पूरे उत्तर भारत में फैल गया और फिर कैसे अंग्रेजों को उसे दबाने में 1 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। हम लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूल एग्जाम्स के लिए क्वालिटी स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते हैं। अगर आपको इतिहास को इस तरह कहानी के रूप में समझना पसंद है तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कमेंट्स में ये भी बता सकते हैं कि अगली बार आप किस ऐतिहासिक घटना के बारे में जानना चाहेंगे। और आखिर में एक सवाल, विद्रोह को तो कुचल दिया गया, लेकिन क्या इसने भारत और ब्रिटिश साम्राज्य के भविष्य के लिए बदलाव के कुछ ऐसे बीज बो दिए थे जो आगे चलकर बहुत बड़े पेड़ बनने वाले थे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।